गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनु कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस प्रकरण के बारे में बताने जा रहा हूं वह है संगतकार। इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। कवि ने यहाँ पर जिन लोगों की चर्चा की है उन लोगों ने कभी भी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखा। वे निरंतर अपना कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके द्वारा इस तरह किए जाने पर उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। वे केवल अपनी भूमिका को अपने मुख्य कलाकार के उज्जवल भविष्य के लिए, मुख्य कलाकार को प्रसिद्धि दिलाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सहज भाषा में बताया है कि ये जो संगतकार होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपनी भूमिका को निभाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संगतकार अंधकारमय जीवन जीता है। उसका जीवन अंधकार से ग्रसित होता है। उसे कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, लेकिन उसका इस तरह किया जाना उसे अच्छा लगता है। वह चाहता है कि उसके द्वारा ऐसे किए जाने से उसके मुख्य कलाकार को, मतलब अपने गुरु को, मुख्य आर्टिस्ट को, मेन आर्टिस्ट को प्रसिद्धि मिले, उसका काफ़ी नाम हो। बच्चों, ऐसा किया जाना उसकी मनुष्यता है, उसकी विफलता नहीं है। ठीक है बच्चों, आज मैं अभी इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका का महत्व पर विचार करती है। यहाँ जिस क्षेत्र की बात की गई है इस अध्याय के माध्यम से, वो है संगीत का क्षेत्र। यहाँ पे जिस पंक्तियों में जिसका वर्णन किया गया है वो संगीत का वर्णन किया गया है। संगीत के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाले संगतकार और मुख्य गायक का वर्णन किया गया है। दृश्य माध्यम के प्रति, जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने नेता, उपनेता को प्रसिद्धि दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वे जगह जगह जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं उनकी भूमिका के, उनकी गुणों के बारे में बताते हैं, उनके बारे में हर एक आदमी को जा कर के उनकी बारे में बताते हैं। ये तो राजनीति का हो गया। ठीक है, जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वही ये संगतकार भी हैं। जैसे मैंने अभी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बारे में बताया। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मान्यता है। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों कि मान्यता क्यों है? क्योंकि वह जानता है कि उसके द्वारा इस तरह कार्य करते चले जाने से उसके जो गुरु हैं उन्हें आखिर में उन्हें तो प्रसिद्धि मिलेगी। भले ही उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली, वे अंधकार में जीते हैं। ऐसे ही लेखक ने संगीत के क्षेत्र में या अपने अध्याय में संगीत के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन निभाने वाले मुख्य गायक और उसका साथ देने वाले संगतकार की भूमिका का वर्णन किया है। बच्चों, पाठ का आरंभ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो वर्ड हार्ड मीनिंग है उसके बारे में यहाँ लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बच्चों, पहली पंक्ति वो है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। अब यहाँ पर क्या है? चट्टान जैसे। देखो, चट्टान जैसे मतलब क्या होता है? यहाँ कहने का मतलब होता है कि मुख्य गायक के चट्टान मतलब उसकी आवाज में भारीपन आने लगता है, कठोरपन आने लगता है। चट्टान जैसे मतलब कठोरपन। ठीक है, और उसकी आवाज में कठोरपन जब आने लगता है, उसकी आवाज जब बिगड़ने लगती है तो
जब आवाज बिगड़ने लगती है, किसकी आवाज बच्चों? मुख्य गायक की। किसकी आवाज? चट्टान जैसी। किसकी? मतलब यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? मुख्य गायक की। क्योंकि इस पाठ में संगीत के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाले मुख्य गायक और संगीतकार की बारे में बताया है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। कहने का तात्पर्य है सुंदर व कमजोर कांपती हुई आवाज। मतलब किसकी आवाज थी? कि जब मुख्य गायक संगीत के क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में जब अपनी भूमिका का प्रदर्शन करता है, गीत गाने लगता है, तो कभी कभी उसकी आवाज में कठोरपन आ जाता है, उसकी आवाज बिगड़ने लगती है, वह स्थायी नहीं रह पाता, वह संभल नहीं पाता। तो तभी अचानक से उसके पीछे खड़े होने वाले, उसके साथ खड़े होने वाले जो भी संगीतकार हैं, जो भी को आर्टिस्ट हैं, वो अचानक से उन अपनी आवाज को, सुंदर, कमजोर व कांपती आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिला देते हैं। उसमें क्या कर लेते हैं? अपनी आवाज को सम्मिलित करते हैं, ताकि मुख्य गायक की आवाज में कोई कठोरपन ना रहे और वह फिर से संभाल ले, अपनी आवाज को फिर से संभाल ले, अपने गीत के चरण को फिर से गा ले। तो वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। सुंदर मतलब जो, क्योंकि वह नौ सीखी है, संगीतकार तो नया नया सीखने वाला है, उसके साथ खड़े होता है। और कमजोर और कांपती हुई आवाज का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि वह नहीं चाहता, संगीतकार नहीं चाहता कि वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से अच्छा कर ले, मुख्य गायक की आवाज से अच्छा बना ले। उसका ऐसा किए जाने से उसको पता है कि उसके ऐसे किए जाने से उसे सफलता फिर भी नहीं मिलेगी, लेकिन वह अपनी आवाज को उस मुख्य गायक की आवाज से धीमी रखता है। भले ही उसका साथ जरूर देता है, लेकिन वह अपनी आवाज को उसकी आवाज से थोड़ा मध्यम रखता है, कम रखता है, धीमी रखता है, कमजोर व कांपती हुई। इसका मतलब कांपती हुई आवाज और कमजोर आवाज का वर्णन यही कहा गया है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब यह बताया कि ऐसे करने वाला मतलब मुख्य गायक की लड़कपन, मतलब मुख्य गायक की जब आवाज लड़कती है, बिगड़ती है, कठोर होती है, तो उस समय जो भी मतलब उसका साथ देने वाले, पीछे खड़े होने वाले संगीतकार जो हैं, जब उसका साथ देते हैं तो ऐसा लगता है कि वह मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है, या उसका कोई शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर दूर से पैदल चलकर आने वाला मतलब कहीं दूर से पैदल चलकर आने वाला कोई उसका रिश्तेदार है। बच्चों, ये बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये क्यों कहा गया है दूर से पैदल चलकर आने वाला रिश्तेदार, या उसका भाई, या उसका कोई शिष्य? क्योंकि वह नौसिखिया है। वह नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला है। वह नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला है। कौन? संगीतकार। उसका इस तरह किया जाना उसकी मतलब मानवता को प्रकट करता है, उसकी मनुष्यता को प्रकट करता है, बल्कि उसकी विफलता को प्रकट नहीं करता है। वह जानता है कि उसे फिर भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। उसका कर्तव्य केवल मुख्य गायक का साथ देना है। वह अपनी आवाज को कमजोर रखता है, धीमी रखता है, और मतलब उस निरंतर उसका साथ देते चला जाता है। मुख्य गायक को स्थायी बनाते रहता है, मुख्य गायक को आवाज को स्थायी बनाकर रखता है। ठीक है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ऐसा किए जाने से मुख्य गायक की गरज यानी गूंज। गरज यानी क्या होता है बच्चों? गूंज। गूंज में, गरज यानी स्वर में, मुख्य गायक की आवाज में, मुख्य गायक की आवाज में। ठीक है बच्चों, मुख्य गायक की आवाज में, गूंज में मिलाता है प्राचीन काल से। यह परंपरा, प्राचीन काल मतलब आदिकाल से, अनादिकाल से, यह परंपरा अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। यह परंपरा अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। वह अपनी आवाज को प्राचीन काल से ये इसी परंपरा के साथ निभाता चला आ रहा है। कौन? संगीतकार। कौन चलाता आ रहा है? कौन चलाता आ रहा है? संगीतकार। किसकी गूंज में? ये मुख्य गायक की गूंज में। किसकी गूंज में? मुख्य गायक की गूंज में। ठीक है, मुख्य गायक की गूंज में वह अपनी गूंज मिलाता है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कभी कभी गायक जब अंतरे की जटिल तानों में मतलब कठिन तानों में, ताने बाने में,
सुर लय और गति के ताने बाने में, सुर लय और गति के ताने बाने में, ताने बाने रूपी जंगल में खो चुका होता है। अंतरा, अंतरा मतलब पंक्ति, गीत की पंक्तियों में जब मुख्य गायक गीत की पंक्ति को गाते गाते जब किसी कठिन पंक्ति में को भूल जाता है, गाते जब किसी कठिन पंक्ति को सुर और ताल बिगाड़ देता है, अर्थात वह ताने बाने रूपी जंगल में खो चुका होता है, वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। कौन? मुख्य गायक। तभी या फिर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद रूपी जाल में, या फिर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद रूपी जाल में। अनहद रूपी मतलब भूल भुलैया रूपी जाल में, अनहद मतलब अनहद जाल मतलब भूल भुलैया रूपी जाल में, भूल भुलैया रूपी जाल में। अब भूल भुलैया मतलब क्यों कहा गया बच्चों? भूल भुलैया रूपी जाल, भूल भुलैया रूपी जाल में। आई रिपीट अगेन, जब मुख्य गायक अपने सरगम को लांघ कर, सारे गामा पाधा, सरगम मतलब 7 सुरों को लांघ करके, किसी गीत की पंक्ति को लांघ करके, पहली अर्थ कहने का तात्पर्य जब कोई गीत गा रहा है, जब उसे जिस पंक्ति को क्रम में गाना है वो क्रम में ना गा करके किसी अन्य पंक्ति में पहुंच जाता है, क्रम में ना गा करके किसी अन्य पंक्ति में पहुंच जाता है, तो या फिर तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी ताने बाने रूपी जंगल में खो गया है। किसे लगता है? मुख्य गायक को। वह घबराने लगता है, उसका साहस टूटने लगता है, या फिर ताने बाने रूपी मतलब अनहद रूपी जाल में, या फिर भूल भुलैया रूपी जाल में भटक जाता है, भूल भुलैया रूपी जाल में भटक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से संगतकारी स्थाई को संभाले रहता है। तभी अचानक से संगतकार जो है अपनी गूंज को उसकी गूंज में मिला देता है। तभी संगतकार अपनी गूंज को उसकी गूंज में, उसकी किसमें? गूंज में। किसकी गूंज में? मुख्य गायक की गूंज में मिला देता है। तभी उसी समय संगतकार अपनी गूंज को उसकी गूंज में मिला देता है, अपने स्वर को उसके स्वर में मिला देता है, फिर से उसे स्थायी बना देता है, फिर से उसको क्या कर देता है बच्चों? स्थायी बना देता है, उसकी क्रम को टूटने नहीं देता, उसके उत्साह को नष्ट नहीं होने देता, उसके उत्साह को नष्ट नहीं होने देता। ठीक है। अनहद रूपी जाल, अनहद रूपी जाल मतलब भूल भुलैया रूपी जाल में, और ताने बाने रूपी जंगल में। ताने बाने रूपी जंगल में मतलब जब उसका गीत के कोई चरण है, गीत के कोई चरण है, लय है, गति है, ताल है, उसको समझ नहीं पाता और किसी कठिन पंक्ति को गा देता है, किसी कठिन पंक्ति को गा देता है, या किसी कठिन पंक्ति को समझने में उसे कठिनाई होती है और गाते का उसे पता नहीं रहता कि उसे किस रूप में गाना है। तभी संगतकार जो है अपनी गूंज को कमजोर सुंदर व कांपती हुई आवाज को उसकी गूंज में मिला देता है, उसकी आवाज में मिला देता है, फिर से उसे स्थायी बना देता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटे हुआ सामान, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। समेटना मतलब जो मुख्य गायक कि जब गीत को गा रहा है और जो समेटता मतलब जो भूल चुका होता है, जिस पंक्ति को छोड़ चुका होता है। समेटता मतलब जिस पंक्ति को भूल चुका है, समेटता मतलब उसे एकत्रित करता है, एकत्रित करता है, एकत्रित करता है, स्थायी करता है, स्थायी करता है। क्या करता है बच्चों? स्थायी करता है। किसकी आवाज को? मुख्य गायक की आवाज को स्थायी करता है। ठीक है ना। अर्थात जो मुख्य गायक जिस पंक्ति को भूल चुका होता है, जिस पंक्ति को वो छोड़ चुका होता है, जिस कठिन पंक्ति में वो उलझ जाता है, ताने बाने रूपी जंगल में खो जाता है, भूल भुलैया रूपी जाल में उलझ जाता है, तो संगतकार का उस समय साथ देना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समेटता हो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। पीछे छूटा हुआ सामान, यहाँ पे पीछे छूटा हुआ सामान का मतलब क्या होता है बच्चों? पीछे छूटे हुए सामान का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जिस पंक्ति को वो छोड़ आया है, मुख्य गायक जिस पंक्ति को छोड़ आया है, भूल चुका होता है, अपने बोल को बिगाड़ चुका होता है, तभी उसी समय संगतकार जो है, संगतकार का अपनी आवाज में मिला देना, संगतकार का अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिला देना, जैसे समेटता हो पीछे छोटा सामान से लिया गया है। अर्थात
मुख्य गायक की पीछे छूटे हुए जो पंक्तियां हैं उसको समेटने में लगता है, उसको इकट्ठा करने में लगता है, एकत्रित करने में लगता है, उसे स्थायी बनाने में अपनी भूमिका को निभाता है। जैसे उसे ये हो गया, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, ऐसा किया जाना, संगतकार के द्वारा ऐसा किया जाना, यह मुख्य गायक को ऐसा मुख्य गायक को ऐसा पता चलता है कि मुख्य गायक को यह बताने लगता है कि वह मुख्य गायक भी कभी बचपन में नया नया सीखने वाला था। नौ सीखिया मतलब नया नया सीखने वाला था। नौ सीखिया मतलब क्या होता है बच्चों? नया नया सीखने वाला, नया नया सीखने वाला। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे नया नया सीखने वाला कहा गया है। तो जैसे उसे याद दिलाता है उसका बचपन जब वह 9 सीखिया था। उसका बचपन क्यों याद दिलाता है? इस पंक्ति का तात्पर्य है कि संगतकार उससे यह बताने का प्रयास करता है कि मुख्य गायक भी कभी नया नया सीखने वाला था, वह भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी अपने आप को तरक्की, अपने आप को प्रसिद्धि ना पाने वाला देख करके, अपने स्वयं को प्रसिद्धि ना पाने वाला देख करके वह भी मुख्य गायक का साथ देता था। वह उसका बचपन याद दिलाता है। कौन दिलाता है? संगतकार। किसका बचपन? मुख्य गायक का। किसका बचपन याद दिलाता है? मुख्य गायक का। क्यों? क्योंकि कभी मुख्य गायक भी कभी अपने बचपन में, मतलब शुरुआत में, बचपन मतलब शुरुआत में, गायन क्षेत्र के शुरुआत में, जब मुख्य गायक ने गायन क्षेत्र में अपना अपने शुरुआती कदम रखे, तब भी मुख्य गायक भी क्या था? 9 सीखिया था, नया नया सीखने वाला था। वह भी अपनी भूमिका को, वह भी अपनी आवाज को, गूंज को, स्वर को, कमजोर व सुंदर कांपती आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाता आया था। ये कौन याद दिलाता है? संगतकार। किसे याद दिलाता है? मुख्य गायक को। ठीक है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अब यहां बोला गया है कि तार सप्तक मतलब क्या होता है? जब तार सप्तक मतलब सुर और ताल की जो क्रम है, सुर और ताल का जो क्रम है, सुर है, ताल है, गति है, तो क्रम है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, सारे गामा पाधा मतलब पंक्ति को, मतलब किसी गीत की किसी पंक्ति को लांग करके, ठीक है ना, जब किसी अंतिम पंक्ति को गाता है तब तो उसके अचानक से बोल बिगड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, गीत को गाते गाते अचानक से उसके गले में क्या होती है? एक मतलब रुग्णता आने लगती है। उसके गले में क्या आने लगती है? रुग्णता। तार सप्तक में बैठने लगता है उसका जब गला। तार सप्तक मतलब होता है संगीत को गाने की परंपरा, संगीत को गाने की परंपरा में, ठीक है ना, अर्थात गीत को गाने की परंपरा में, गीत को गाते गाते जब सुर और लय, सुर और ताल का जब अचानक से मेल होता है, तब वह अपनी आवाज को जोर से गाने लगता है, ऊंचे स्वर में गाने लगता है। मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको और ज्यादा ऊंचा ले जाने के लिए वो ऊंचा गाने लगता है। कौन गाने लगता है? मुख्य गायक। तो तार सप्तक में बैठने लगता है जब उसका गला मतलब उसका कंठ जब ऊंचे स्वर में गाते गाते, गीत को गाते गाते, ये संगीत को गाने की परंपरा को निभाते हुए वह कभी कभी अपनी आवाज को ऊंचा बना देता है, अपनी आवाज को उच्च दृष्टि में ले जाता है, उच्च श्रेणी में ले जाता है और ऊंचा गा बैठता है। और ऐसे करते करते कभी कभी क्या है, उसकी आवाज में भारीपन आने लगता है। उसकी आवाज में क्या आने लगता है? भारीपन। बैठने लगता है गला मतलब उसकी आवाज में भारीपन आने लगता है, उसकी आवाज में रुग्णता आने लगती है, उसकी आवाज में भारीपन आने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ देती है उस समय, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है। क्या होता है उस समय? प्रेरणा, उसकी जो प्रेरणा है, मोटिवेशन जो उसने प्राप्त की है, जो उसने मोटिवेशन जो प्राप्त की है, उसका साथ छोड़ देती है और उत्साह भी नष्ट होने लगता है। और उत्साह जो एनर्जी है वो क्या होने लगती है? डल होने लगती है। एनर्जी क्या होने लगती है बच्चों? डल होने लगती है। और जो मोटिवेशन है वो लूज होने लगता है, वो मोटिवेशन जो है उसका लूज होने लगता है और उसकी प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह नष्ट अस्तो तो हुआ, ठीक है ना, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है, लूज हो जाती है मोटिवेशन, और उत्साह जो है उसका एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? डल होने लगती है।
ठीक है, उसका धैर्य टूटने लगता है, उसको पैशेंस जो है वो टूटने लगता है, उसका धैर्य क्या होने लगता है बच्चों, टूटने लगता है जब अपनी आवाज को ऊंचे स्वर में ले जाता है। और उस समय ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उसके गले में क्या होने लगती है, रुग्णता आने लगती है, भारीपन आने लगता है, राख जैसा कुछ प्रतीत होता है। देखो लिखा भी है यहाँ, अस्तोत आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, उसकी गले में राख जैसा कुछ प्रतीत होता है। और वह ऐसा लगता है जैसे राख जैसे, मतलब गले में जब राख जाती है, राख है तो गला रुतता है, उसकी गले में रुतने लगता है, उसका गला क्या है, रुतने लगता है। कब, गीत के किसी चरण को गाते गाते जब वो ऊंचे स्वर में ले जाता है, ऊंचे ताल के माध्यम से, किसके माध्यम से, ताल के माध्यम से ऊंचे स्वर में ले जाता है, तो उसका उत्साह नष्ट होने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसके गले में राख जैसा कुछ प्रतीत होने लगता है। तभी अचानक से मुख्य गाय को ढांढस बंधाता हुआ, ढांढस मतलब धैर्य, ढांढस मतलब क्या होता है बच्चों, धैर्य, ढांढस यहाँ पे धैर्य देता हुआ, धैर्य पैशेंस फुल बनाते हुए, तभी अचानक से संगतकार अपनी भूमिका को निभाते हुए उसको पैशेंसफुल बनाते हुए, किसको, मुख्य गाय को, तभी मुख्य गाय को ढांढस बनाता। ढांढस मतलब उसे धैर्य, मतलब उसे सांत्वना देता, उसे हिम्मत देता हुआ। ढांढस मतलब धैर्य व हिम्मत, धैर्य व हिम्मत देता हुआ, उस, ठीक है ना, धैर्य व हिम्मत देता हुआ कहीं से चलाता है संगतकार का स्वर, अर्थात कहीं से चलाता संगतकार का स्वर मतलब पीछे खड़े होने वाले जो संगतकार हैं वह अपने स्वर को उसके स्वर में मिला देते हैं, ताकि जो गीत के जो चरण को जो गा रहे हैं, मुख्य गायक गीत के जिस चरण को गा रहा है उसमें कोई दुविधा ना हो, उसमें कोई मतलब रुग्णता ना हो, उसमें कोई परेशानी ना हो और श्रोताओं को सुनने में आसानी हो, श्रोताओं को आनंद आने लगे, सुनने वालों को भी आनंद आने लगे, सुनने वालों को बोरियत फील ना हो। कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, कभी कभी वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोह माया के, अपने आप को प्रसिद्धि न दिलाते हुए, अब स्वयं को प्रसिद्धि न दिलाते हुए, कौन, संगतकार, कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, या उसे बताने के लिए वह अकेला नहीं है। कौन बता रहा है, संगतकार, किसको बता रहा है, मुख्य गायक को। क्या बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, जब भी तुम्हें कोई कष्ट होगा, जब भी तुम्हारे बोल में लड़कपन आएगा, जब भी तुम्हारे हिम्मत टूटने लगेगी, उत्साह नष्ट होने लगेगा और धैर्य मतलब धैर्य बिखरने लगेगा, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हारा साथ यूं ही देता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। कौन बोलता है, ये संगतकार, ये उसका क्या है, कर्तव्य, वो उसे बता रहा है, किसको बता रहा है, मुख्य गायक को, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, कि वह अकेला नहीं है, वह उसके साथ खड़ा है, वह सदैव उसके साथ खड़ा है। यह परंपरा जो है, वह जो परंपरा है उसको निभाते आ रहा है, उसको निभाने में उसकी क्या कर रहा है, उसके सहयोग कर रहा है, उसके साथ दे रहा है। परंपरा जो प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, उसकी परंपरा को टूटने नहीं दे रहा है, उस परंपरा को बिखरने नहीं दे रहा है। वह उसे बता रहा है कि वह अकेला नहीं है। किसको बता रहा है, मुख्य गायक को, कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे सदैव खड़ा हूं। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, कष्ट हो, तुम्हारी आवाज में रुग्णता पैदा हो, तुम्हारे आवाज में लड़कपन पैदा हो, तुम्हें कोई कष्ट की अनुभूति हो रही हो, तो तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा हुआ हूं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है। वह यह बताता है कि जो राग, जो ताल, जो जिस स्वर को, जिस पंक्ति को, जिस टेर को हम भूल चुके हैं, जिस पंक्ति को हम भूल चुके हैं, उसको फिर से स्थायी बनाया जा सकता है, उसे फिर से क्या हो सकता है, उसको फिर से गाया जा सकता है, उसे फिर से स्थायी बनाया जा सकता है। कौन बोल रहा है, ये संगतकार। यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियों का वर्णन किया है, मंगलेश डबराल जी ने, और इसको समझने में बेहद आसानी से आपको मतलब अध्याय को समझने के लिए आपको अध्याय को मेरी बातों को सुनना होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे कह रहा है गाया जा चुका राग, अर्थात और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, जो राग हम गा चुके हैं, जिस राग को हम पहले गा चुके हैं, उसे फिर से गाया जा सकता है, उसे फिर से किया जा सकता है, गाया जा सकता है, ठीक है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, मतलब, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। यहाँ हिचक का मतलब क्या होता है बच्चों, हिचक साफ सुनाई देती है।
जो हिचक मतलब तसल्ली, जो तसल्ली सुनाई देती है, उसकी आवाज में जो तसल्ली सुनाई देती है, किसको तसल्ली दे रहा है? मुख्य गायक को। उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, तो मतलब किसकी आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है? संगतकार की। वह अपने आप को, अपनी आवाज को दुर्बल क्यों रखता है? पता है बच्चों, वो अपने आप को दुर्बल व कमजोर इसलिए रखता है ताकि मुख्य गायक को कोई परेशानी ना हो, वह मुख्य गायक से कहीं आगे ना पहुंच पाए। मुख्य गायक की जो प्रसिद्धि है कहीं वह मुख्य गायक की प्रसिद्धि को छीन ना पाए, अपने कब्जे में ना कर ले, इसलिए उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। ठीक है, कहीं वो मुख्य गायक की प्रसिद्धि जो है उसको मतलब उससे छिन ना जाए, इसलिए वह मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को, मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को कमजोर रखता है, मध्यम रखता है, धीरे रखता है। ठीक है, और उसकी आवाज ये हो गया, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, मतलब संगतकार को के स्वर, संगतकार अपने स्वर को नीचे क्यों रखता है? ताकि मुख्य गायक को कोई बाधा ना हो, मुख्य गायक को यह ना लगे कि संगतकार उससे कहीं आगे ना पहुंच पाए, मुख्य गायक को यह ना लगे कि संगतकार कहीं उससे आगे ना पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए वह अपनी आवाज को कमजोर रखता है और ऊंचा न उठाने की कोशिश करता है, और ऊंचा न उठाने की कोशिश करता है। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए। ऐसा किए जाने से संगतकार की, ये ऐसा किए जाना संगतकार की विफलता नहीं है, ये उसकी मनुष्यता, एक मानवता है कि वह स्वयं को प्रसिद्धि न दिलाते हुए भी, स्वयं को प्रसिद्ध न करते हुए भी मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आने देता, मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आने देता। वह प्राचीन काल की परंपरा को भली भांति सुचारू रूप से निभाता आया है, वह उसकी मनुष्यता है, वह उसकी विफलता नहीं है। किसकी विफलता नहीं है? संगतकार की, को आर्टिस्ट की। संगतकार मतलब को आर्टिस्ट की, जो पीछे खड़े रहते हैं। बच्चों एक बार बताऊं, संगतकार यहाँ कवि ने, मंगली जबराल ने संगीत क्षेत्र को ही क्यों चुना है? क्योंकि जबकि ये जो पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न आयामों में मुख्य कलाकार का, मुख्य मैन आर्टिस्ट का साथ देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन उन्हें फिर भी प्रसिद्धि नहीं मिलती है। किसे मिलती है प्रसिद्धि? मैन आर्टिस्ट को मिलती है, मैन सिंगर को मिलती है, मैन प्लेबैक सिंगर को मिलती है, और जो मैन पॉलिटिशियन, जो बड़ा नेता होता है, उसको मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाओ तो सरपंच के साथ पंच होते हैं, तो मुख्य उस समय गांव वाले किसको पूछते हैं? सरपंच को। पंच तो केवल क्या है? उसका साथ देते हैं। उसी तरह यह संगीत के क्षेत्र में भी संगतकार, जो को आर्टिस्ट है, वह अपने आप को पीछे इसलिए रखता है ताकि मुख्य गायक की सफलता में कोई कमी न आए, उसकी प्रसिद्धि में कोई कमी, उसकी प्रसिद्धि यूं ही आगे बढ़ती रहे। वह स्वयं को प्रसिद्ध नहीं कर पाता, संगतकार स्वयं को प्रसिद्ध नहीं कर पाता, वह हमेशा जो है अंधकारमय जीवन जीता है। संगतकार जो है हमेशा अंधकारमय जीवन जीता है। ठीक है ना? ऐसा किया जाना उसकी मनुष्यता है, ना कि उसकी विफलता है, उसकी कमजोरी है, उसकी मतलब एक फेलियर नहीं है। वो फेलियर नहीं है, वो मतलब वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह बिना किसी लोभ मोह माया, बिना किसी लोभ मोह माया के, बिना किसी स्वार्थ के अपनी भूमिका को निभाते चला आ रहा है। हर क्षेत्र में देख लो आप, मैंने अभी पहले पॉलिटिक्स फील्ड में बताया, राजनीतिक क्षेत्र में बताया, धार्मिक क्षेत्र में देख लो, सामाजिक क्षेत्र में देख लो, आर्थिक क्षेत्र में देख लो, अनेक विभिन्न क्षेत्रों में जो भी है ना, सब में देख लो, जो सह कलाकार होते हैं, जो को आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाते चले आए हैं। भले ही वह काफ़ी काबिलियत रखते हों, भले ही वो बहुत काबिलियत रखते हों, बहुत अच्छी हुनर रखते हों, लेकिन वो अपने आप को फिर भी क्या करते हैं? अपने आप को फिर भी क्या है? मुख्य कलाकार से, मुख्य गायक से नीचे रखते हैं, ताकि अपने गुरु के, अपने जो मुख्य गायक है, जो गुरु है, अपने जो आइडियल पर्सन है, जो उनका बॉस है, ठीक है ना, उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी न रह जाए। वे विवश हैं। कौन विवश है? संगतकार विवश हैं। ऐसा करने में वो विवश हैं।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया संगतकार प्रकरण समझ में आया होगा। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने संगत मंगलेश डबराल की भाषा में ही उसको भावार्थ करते हुए, उसका सारांश करते हुए मैंने आपको बताया है।